नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मेरे साथियों हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के रिगार्डिंग। एसएससी जीडी में आप सभी को पता है जो आपका जीएस वाला पार्ट है, जो कि 20 क्वेश्चन आपके जीएस के पूछे जाएंगे, उसमें से आपका जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जनरल साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, उसमें फिजिक्स का, केवल केमिस्ट्री के बायोलॉजी का नहीं, केवल फिजिक्स का यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और हम देखेंगे एसएससी जीडी में जो हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस फिजिक्स के पूछे गए हैं उनका यहाँ पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या किस प्रकार से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि when an object accelerates in a circular path blanks the object remains in a motion in that circular path due to, कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है और कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे दौड़नी चालू हो गई, ठीक है, और वो कुछ टाइम तक क्या कर रही है, वो दौड़ती रह रही है, किसकी वजह से, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पे आपसे पूछा गया फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से। भाई आप एक बात बताओ, कोई चीज जब सर्कल पे दौड़ रही है, वृत्त पे दौड़ रही है, तो वहां फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी दौड़ रही है लगातार वो, तो फ्रिक्शन तो ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्कल है, ये वृत्त है, इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा, इसका एक केंद्र होगा। तो सर्कल पे सेंटर की ओर, केंद्र की ओर जो बल लगता है, कहां की ओर, अंदर की ओर, सेंटर की ओर जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और इस अभिकेंद्रीय बल के कारण ही जो वस्तु है वो लगातार क्या करती रहती है, घूमती रहती है। तो आपका सही आंसर जो था वो था आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2024 में, है ना, 2024 6/3 2024 शिफ्ट 2 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस प्रकार की चीजें भी आपसे एग्जाम में पूछेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या देखा, अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अभी मैंने आपको एनटीपीसी के लिए मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ भी है, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो देखो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो मैंने बताया था वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन वटे समय। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो आंसर क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन। और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथियों, एसएससी जीडी की अगर हम बात करें तो जनरली फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में बेसिक थ्योरी और यूनिट अगर आप पढ़ के चले जाओगे तो आपका वहां पे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री में तो आप टेंशन नहीं लेंगे, मैं प्रॉपर तरीके से आपको और भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। और अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में दूसरी मैम होंगी जो आपको प्रॉपर आपको तैयारी कराएंगी एसएससी जीडी की भी। तो वहां पे आप लोगों को बस क्या करना है, संयम बना के रखना है और अपना साथ देना है अंत तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा एक्सीलरेशन, त्वरण की एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ न्यूटन फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप बताओ इससे आसान क्या हो सकता है। न्यूटन के हम लोग 3 नियम पढ़ते हैं, है ना, और न्यूटन का तीसरा नियम हर किसी को याद होगा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर प्रतिक्रिया, हर क्रिया की उसके बराबर और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन का कौन सा नियम है, ये आपका तीसरा नियम है। इससे आसान बताओ क्या होगा, है तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला नियम क्या कहता है न्यूटन का, पहला नियम कहता है कि भाई किसी वस्तु की पोजीशन, किसी वस्तु की स्थिति तब तक वही बनी रहती है जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल ना लगाया जाए। ये तो आपको भी पता है। इसके साथ साथ दूसरा नियम क्या कहता है कि भाई किसी भी चीज पे, किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के जो फोर्स है, जो बल होता है, वो संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये 3 नियम है न्यूटन के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था,
वो था आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। मैंने आपसे बोला है ना, एसआई यूनिट भी पढ़ के जाओगे तो 100% ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। एसआई मात्रक जो है वो आपको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, एसआई यूनिट कौन कौन सी है वो आपको लिखवा दूंगा, उनको पढ़ के चले जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है। तो देखो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन, ठीक है, याद रखेंगे। टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा, केल्विन होता है। इसके साथ साथ जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, टेम्परेचर की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर। पास्कल जो यूनिट होती है किसकी होती है, पास्कल होती है प्रेशर की, दाब की। जो आपका पास्कल होता है, पास्कल किसकी एसआई यूनिट होती है, प्रेशर दाब की एसआई मात्रक होता है। बात क्लियर। और फ़ारेनहाइट किसकी यूनिट होती है, ये टेम्परेचर की ही होती है। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। टाइम, अब इससे आसान क्या होगा, सेकंड। जो आपका समय है, समय की एसआई मात्रक पूछ ले या बेसिक यूनिट पूछ ले, तो टाइम की जो एसआई यूनिट या बेसिक यूनिट होती है वो भी क्या होती है हमारी, सेकंड होती है। अब यहाँ पे आप देखोगे सर यहाँ मिनट भी है, मिनट सेकंड भी है, आवर भी है, लेकिन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। याद रखेंगे जो टाइम की एसआई यूनिट होती है वो भी क्या होती है, सेकंड होती है, एसआई मात्रक सेकंड ही होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट के मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच यूनिट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड मेजर्ड, कि जो हमारी ध्वनि है, जो ध्वनि की प्रबलता है, लाउडनेस है, उसको हम किस में मेजर करते हैं। तो पहला ऑप्शन है डेसिबल में मेजर करते हैं, वाट पर स्क्वायर मीटर में करते हैं, हर्ट्ज में करते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ साउंड में करते हैं। तो देखो इसको अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डेसिबल। जो हमारी ध्वनि है, जो साउंड है, उसकी जो लाउडनेस होती है, प्रबलता होती है, उसको हम मेजर किस में करते हैं, डेसिबल में करते हैं। बात क्लियर। जबकि अगर हम बात करते हैं हर्ट्ज की, तो हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, तो हर्ट्ज आपकी मात्रक होता है किसका, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का। किसका, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का। तो आपसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता, लाउडनेस को ही हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जो लाउडनेस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, वो था आपका ए ऑप्शन। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द एनर्जी यूज्ड इन कुकिंग फूड, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। तो देखो अगर हम भोजन पकाने की बात करें तो भोजन पकाने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट, उष्मा चाहिए होती है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी तो ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे जो हमारा फूड है, जो भोजन है, बेसिकली क्या है, केमिकल है। भाई हमारा जो भोजन है वो क्या है, केमिकल है, रसायन है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, केमिकल एनर्जी, रसायन ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर। तो यहां अगर हम देखेंगे हवा के पास कौन सी एनर्जी होती है, विंड एनर्जी, ठीक है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा, मोटर चलाने के लिए चाहिए होती है। जो मोटर होती है, मोटर चलाने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब जब मशीन काम कर रही है, जैसे आपका जनरेटर चल रहा है, जनरेटर मोटर घुमा रहा है ना, तो जब वो काम कर रहा है तो कौन सी एनर्जी चाहिए उसको, मैकेनिकल एनर्जी। और उसे बदलेगा किसमें, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल में। बात क्लियर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, वो था आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द टाइम पर यूनिट द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, कि भाई प्रति इकाई समय में जो वस्तु का वेग है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो अगर बात करता हूं वेग में परिवर्तन की अगर दर को हम बोलें तो उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन, त्वरण। और इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, कि एक समय में जो वेग परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोल देते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब आपका यहां पे हो जाएगा। अब ये जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, कैसी राशि होती है, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा।
तो ये आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये आपकी एक सदिश राशि होती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखो फिजिक्स में आप लोगों को जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बेसिक अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो जो मैंने वहाँ पे एनटीपीसी के लिए जो मैंने फिजिक्स पढ़ाई हुई है, हीट वाला चैप्टर हो या फिर आपका मोशन वाला चैप्टर हो, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उनकी थ्योरी वाला पार्ट आप लोग कवर कर लेंगे तो आपका फिजिक्स बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और केमिस्ट्री में भी ऐसे ही जो बेसिक पार्ट है थ्योरी वाला पार्ट वो कवर कर लीजिए, आपका आसानी से फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, और यही चीज मैंने आपको, आप जाकर देखेंगे मोशन का जो लास्ट पार्ट है उसी में मैंने आपको पढ़ाया एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर अदिश सदिश क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं। बात क्लियर? तो यहां अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, वो था हमारा एक्सेलरेशन त्वरण। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अच्छा, एक्सेलरेशन त्वरण की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने अभी बताया था यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, HW। ठीक है, मैटर, द्रव्य क्या होता है जो स्थान घेरता है, भाई द्रव्य क्या होता है जिसमें द्रव्यमान हो और साथ में स्थान घेरे। अब जरा इसमें बताना इनमें से कौन ऐसी चीज है जो स्थान नहीं घेरेगी, और वही द्रव्य नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन है, ये आपके लिए HW है और 2019 का क्वेश्चन है, आपका पूछा हुआ है, ये आपके लिए HW दिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में जाके बताना है इसका आंसर, कमेंट में जाके चेक कर लूंगा मैं। ठीक है, सभी को जाना है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सही जवाब क्या होगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट। सर्च लाइट जो आपका चीजों को रात में देखने के लिए यूज किए थे, आपने देखा होगा कोल माइनर्स के सर के ऊपर भी आपने देखी होगी। तो सर्च लाइट, देखो आप देखा होगा सर्च लाइट हो या टॉर्च हो, वो इस प्रकार की अंदर की सतह उसमें नजर आती है आप लोगों को, इस प्रकार की, है ना, चाहे टॉर्च हो चाहे सर्च लाइट हो, और यहाँ पे क्या लगा होता है, बल्ब लगा होता है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो अब ऐसी जो सरफेस होती है जो जहां से रिफ्लेक्शन अंदर से हो रहा हो, रिफ्लेक्शन अंदर दबी हुई सतह से हो रहा हो और बाहर की सतह पेंटेड हो, ऐसी जो सरफेस होती है उसे हम कहते हैं कॉनकेव, उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। बात क्लियर? क्या बोलते हैं उसको, कॉनकेव मिरर बोलते हैं, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं उसको, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। बात क्लियर? तो सर्च लाइट हो, टॉर्च हो, हेडलाइट हो, इन सभी में जो आपका जो मिरर यूज होता है वो कौन सा होता है, हमारा कॉनकेव मिरर होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। आप मेरी बात ध्यान सुनेंगे, टॉर्च लाइट हो, सर्च लाइट हो, हेडलाइट हो, या फिर जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो जो अपना मिरर यूज करते हैं उसकी बात हो, इन सभी में कौन सा मिरर यूज होता है, आपका कॉनकेव मिरर। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि एक सड़क है, सड़क पे एक शार्प टर्न है, एक तीव्र घुमाव है और वहां पे एक मिरर लगा हुआ है, वहां कौन सा मिरर होगा, तो वो आपका होगा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अंडरपास पे मिरर आपने लगे हुए देखे होंगे, वो भी उत्तल दर्पण होता है। इसी प्रकार से मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे आपने दर्पण लगे हुए देखे होंगे, वो भी आपका उत्तल दर्पण होता है। जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनमें पीछे का देखने के लिए जो मिरर होता है वो भी कौन सा होता है, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण होता है। बात क्लियर? ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, वो था हमारा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको इंपोर्टेंट लिख लेना, ये आपसे इस बार भी 2024 के एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, बैरोमीटर का। किसका यूज करते हैं मेरे साथियों, बैरोमीटर। और ये जो बैरोमीटर होता है हमारा, इस बैरोमीटर के अंदर क्या भरी होती है, मरकरी भरी होती है, पारा भरा होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए बैरोमीटर के अंदर, आपका जो बैरोमीटर होता है उसके अंदर किस चीज को भरा जाता है, क्या चीज भरी होती है, तो बैरोमीटर के अंदर हमारी भरी होती है मरकरी पारा।
बात क्लियर? क्या भरी होती है? मरकरी पारा भरा होता है। अब ये जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर के द्वारा ही आपका पता लगाया जाता है कि तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, इस प्रकार की चीजों का पता लगाया जाता है। अगर अचानक से बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाए तो इसका मतलब यह है कि एक तूफान आने वाला है, तेजी से तूफान आने वाला है। तो इन चीजों का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? बैरोमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था वो था आपका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। एमीटर का यूज करते हैं जो हमारा करंट होता है, जो वैद्युत धारा होती है उसको मापने के लिए। बात क्लियर? नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाटर फ्रीज इट्स डेंसिटी, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व डिक्रीजेस घट जाता है, बिकम्स जीरो शून्य हो जाता है, रिमेन्स कांस्टेंट नियत रहता है, इंक्रीजेस बढ़ जाता है। तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये आपके बहुत काम की बात है कि जो पानी है जब आइस बनता है, जब पानी बर्फ बनता है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, जब पानी आइस बर्फ बनता है तो उसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम आयतन जो होता है वो हमेशा क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जब आपका पानी आइस बनता है, बर्फ बनता है, तो उसका वॉल्यूम, उसका जो आयतन होता है वो हमेशा क्या करता है? वो बढ़ता है। बात क्लियर? अब जब आइस बर्फ का आयतन बढ़ेगा तो आप ध्यान सुनना, डेंसिटी घनत्व का फॉर्मूला होता है हमारा मास बाई वॉल्यूम। ठीक है? द्रव्य जो घनत्व होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब जरा एक बात बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आयतन घटेगा तो घनत्व क्या करेगा? बढ़ेगा। और मैं आपसे कहूं कि अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या करेगा? घटेगा। भाई क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के उल्टा है। डेंसिटी की अगर हम बात करें, घनत्व जो है वो निर्भर करता है किस पे? एक तो मास द्रव्यमान पर, और निर्भर करता है वॉल्यूम आयतन पर। लेकिन अगर मैं यहां देखूं ये तो एक दूसरे के उल्टा है ना, आयतन और घनत्व एक दूसरे के उल्टा है। आयतन बढ़ेगा घनत्व घटेगा, आयतन घटेगा वो घनत्व बढ़ेगा। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं कि जब पानी बर्फ बनता है, आइस बनता है, तो वॉल्यूम आयतन क्या करता है? बढ़ता है ना। अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या करेगा? घटेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपका बर्फ का टुकड़ा होता है, जब उसको पानी के अंदर डालते हैं तो वो तैरता है ना, और पानी के ऊपर वही चीज तैरेगी जिसका घनत्व पानी से क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आई? पानी के ऊपर वही चीज तैरेगी जिसका घनत्व पानी से क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब पानी जब बर्फ बन रहा होगा और जब वो तैर रहा है पानी के ऊपर तो उसका घनत्व कम हो रहा होगा ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, वाई इज द बॉटम आउटर सरफेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स लेफ्ट ब्लैक? खाना पकाने के बर्तनों के नीचे के बाहर का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो ये तो आपको पता है कि जो ब्लैक बॉडीज होती हैं, काली वस्तुएं होती हैं, वो हीट की, उष्मा की अच्छी एब्जॉर्बर होती हैं, अच्छी अवशोषक होती हैं। अगर मान लो बर्तन का बाहर का हिस्सा काला कर दिया जाए तो ज्यादा उष्मा को अवशोषित करेगा ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है ऐसा? इट इज डिफिकल्ट टू क्लीन, नहीं ये तो हो नहीं सकता। ब्लैक सरफेस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आगे देख सकते हैं। ब्लैक सरफेस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो हो ही नहीं सकता। ब्लैक सरफेस इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और वीडियो पसंद आ रही हो मेरे साथियों तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही और भी वीडियो लेकर आऊंगा, केमिस्ट्री की भी लेकर आऊंगा, और भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी जनरल साइंस की, टेंशन नहीं लेंगे। और आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट कवर कर ही रहे हैं हम लोग, तो ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें और अपने दोस्तों को जोड़ते रहें। और देखेंगे यहाँ पे, द स्काई एपियर्स ब्लू ड्यू टू व्हाट? आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आप सभी को पता है कि जो हमारा प्रकाश है, जो हमारी लाइट है, प्रकाश है, वो मिक्सचर होता है, वो मिश्रण होता है कितने कलर का? 7 कलर का, 7 रंगों का। कौन कौन से? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा विवग्योर, है ना, वॉयलेट बैंगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ठीक है, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज अब संतरी, और रेड लाल, आपका आपने पढ़ा होगा आपने। उनमें से जिस कलर की वेवलेंथ कम होती है, जिस कलर की तरंग दैर्घ्य कम होती है,
उसका प्रकीर्णन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो कलर ज़्यादा फैलता है। तो इनमें से जो आपका ब्लू कलर होता है, नीला रंग जो होता है, उसकी कम तरंग दैर्घ्य होने के कारण, लघु तरंग दैर्घ्य मतलब छोटी तरंग दैर्घ्य होने के कारण वो ज़्यादा फैलता है। जैसे धूल, आप अगर वातावरण की बात करें तो वातावरण में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें धूल के कण वगैरह भी हैं, गैसें हैं, धूल के कण हैं, और उन धूल के कणों पे जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश वहाँ पे फैलने लगता है, बिखराव होने लगता है। और उसमें सबसे ज़्यादा बिखराव जो होता है वो कौन से कलर का होता है? ब्लू। और ब्लू कलर के प्रकीर्णन की वजह से, ब्लू कलर जो नीला रंग है उसके ज़्यादा प्रकीर्णन की वजह से हमें आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे जिन कलर की, जिन रंगों की तरंग दैर्घ्य कम होगी उनकी स्कैटरिंग, उनका प्रकीर्णन क्या होगा? ज़्यादा। इसी वजह से हमें आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। अगला क्वेश्चन को क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बहुत बढ़िया। यहाँ पे पूछा गया है वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, अगर हम वायु में अगर प्रकाश की गति की बात करें तो लगभग हमारी होती है 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये लगभग, ये ऐसा ऑप्शन आपको लगभग ए ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन को यहाँ पे सही आंसर, सही जवाब मान लेंगे। बात क्लियर? लेकिन वैसे ये एग्जैक्ट जो आपकी स्पीड होती है, एग्जैक्ट ये जो आपकी स्पीड मानी जाती है, किसमें मानी जाती है? वैक्यूम में, निर्वात में मानी जाती है। बात क्लियर? तो यहाँ पे सही जवाब जो मान लिया जाएगा वो कौन सा मान लिया जाएगा? ए ऑप्शन को मान लिया जाएगा। नेक्स्ट अगला है विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। ठीक है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, जहां पे पास की चीज तो दिखाई दे रही है लेकिन दूर की चीज दिखाई ना दे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स उत्तल लेंस का, कॉनकेव अवतल लेंस का, पैराबोलिक या आपका सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस का। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं देखिए, जो हमारा मायोपिया बीमारी है, ये जो आपका यह निकट दृष्टि दोष बीमारी है, इसमें क्या होता है आप सभी को अच्छे तरीके से पता है, हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। लेकिन अगर किसी को ये बीमारी है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष की बीमारी है, तो प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो उस प्रतिबिंब को ठीक करने के लिए, फोकस को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं कौन से लेंस का? कॉनकेव लेंस का, अवतल लेंस का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? द मोशन ऑफ हॉर्स कैरेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक शास्त्र के किस सिद्धांत पर आपकी आधारित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर था, वो था आपका कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज दैट न्यूक्लियर रिएक्शन कॉल्ड इन विच मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वह नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है, मतलब ऊर्जा निकलती है, और जब ऊर्जा निकलती है तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन था यहाँ पे? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। और देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वो होती है जिसमें दो लेंस होते हैं। कितने लेंस होंगे? दो। एक होगा नेत्र लेंस जो जिधर से देखा जाएगा, और एक होगा वस्तु लेंस जो वस्तु की ओर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ए माइक्रोस्कोप विच हैज वन लेंस, तो ये तो हो नहीं सकता। ए माइक्रोस्कोप विच हैज टू सेट्स ऑफ लेंसेज, एन ऑप्थेल्मिक लेंस एंड एन आई पीस लेंस। एक सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस होता है और एक नेत्रक होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप आपके 20 क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी में फिजिक्स से पूछे गए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।